Hello everyone, I am Adesh, your English guide and mentor, and I welcome you all back to ICSE English series for classes 6, 7, 8 at LearnOHow. Well बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी जर्नी को ऑन द टेंसेस एंड दिस टाइम वील बी ट्रैवलिंग बैक टू द पास्ट टू डिस्कस द पास्ट टेंस. So without wasting much of your precious time, let's get started. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. Well, after having discussed the present tense in detail in our previous video, I expect कि आपने वो वीडियो देखा होगा और उस वीडियो से सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर लिए होंगे. So अगर आपने वो वीडियो देखा है then you must be very well aware कि past tense क्या रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज हमने वहां पर बेसिक्स देख लिए थे about the tenses, right? So past tense क्या इंडिकेट करता है या फिर क्या एक्सप्रेस करता है? वो एक्शन जो बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? तो यानी कि जो एक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, जब हम बात कर रहे हैं उस समय से पहले, तो उनको हम पास्ट टेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो बेसिकली पास्ट टेंस एक्सप्रेस क्या करता है? पास्ट टेंस एक्सप्रेस करता है उन एक्शंस को, बेसिकली हम कहेंगे एक्शंस जो पहले हो चुके हैं, या फिर कोई फीलिंग को या कोई स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी चीज के होने को जो पहले हुआ करता था, या आपकी वो फीलिंग जो पहले आप फील कर रहे थे, राइट, बट अभी महसूस नहीं कर रहे हो व्हाइल यू आर स्पीकिंग, या फिर और किसी चीज के पोजेशन को, यानी कि कोई चीज की ओनरशिप, यानी कि कोई चीज जो आपकी हुआ करती थी इन द पास्ट. अगर इन सभी चीजों को एक्सप्रेस करवाना है देन वी यूज द पास्ट टेंस, यानी कि बीते हुए समय में जो चीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ एक्शन, पोजेशन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग के फॉर्म में, या कोई फीलिंग के फॉर्म में, उन सभी को हम पास्ट टेंस के फॉर्म में समझते हैं. क्लियर? ओके, लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स एंड वील सी कि कैसे ये सारी चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं थ्रू पास्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल यू सी इज I ate breakfast at 7:30 AM yesterday. तो देखो यहां पर एक एक्शन बताया जा रहा है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि कल सुबह 7:30 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था. मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है और पास्ट में, यानी कि क्योंकि यहां पर yesterday मेंशन है ऑलरेडी, मतलब कल वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था, राइट? तो कंप्लीट हुए एक्शन को जो पास्ट में हो चुका है उसको हमने एक्सप्रेस किया है थ्रू द पास्ट टेंस. सो एट जो हमारा वर्ब है यहां पर देखो आपको कैसे देखने को मिल रहा है, यू आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर वर्ब इन द पास्ट टेंस. ओके, वेरी वेल. फिर उसके बाद देखते हैं, आई वॉज वेरी हंग्री आफ्टर स्कूल. सो देखो, आई वॉज वेरी हंग्री आफ्टर स्कूल, यानी कि स्कूल के बाद में बहुत भूखा था. ये बता रहा है आपके स्टेट ऑफ बीइंग को, या फिर एक ऐसी फीलिंग को जो आप महसूस कर रहे थे स्कूल के बाद, बट अब आप भूखे नहीं हो, राइट? तो इसका मतलब यहां पर ये भी पास्ट टेंस का एक एग्जांपल है. ये बता रहा है हमें स्टेट ऑफ बीइंग को, राइट? सिमिलरली, आई हैड अ बाइसिकल अर्लियर. सो मेरे पास पहले एक बाइसिकल हुआ करती थी. ये बता रहा है स्टेट ऑफ पोजेशन को कि भाई मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी बट अब नहीं है, राइट? सो इन दैट केस ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस. सो पास्ट टेंस क्या बता रहा है? एक्शन जो पास्ट में हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग या फीलिंग जो पास्ट में आप महसूस कर रहे थे, या फिर कोई पोजेशन, कोई चीज जो आपके पास पास्ट में हुआ करती थी. ओके, सो दिस इज व्हाट पास्ट टेंस बेसिकली मीन्स. अब पास्ट टेंस को भी फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? और उसको भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक वी डिड फॉर द प्रेजेंट टेंस. सो पास्ट टेंस की वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी? वी हैव सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो एक एक करके उन सभी कैटेगरीज को हम डील करते हैं वन बाय वन. सो बिगिनिंग विद द सिंपल पास्ट टेंस नाउ. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं विद द सिंपल पास्ट टेंस. बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को हम किन किन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं. सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट कंडीशन, सिंपल पास्ट टेंस को यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन जो कि अकर किया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. मतलब पास्ट में, बीते हुए समय में कोई भी टाइम पर कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब एक्शन कभी भी हुआ, कंप्लीट हुआ हो सकता है इन द पास्ट, जैसे कि मान लो कल हुआ हो, या परसों हुआ हो, या फिर 3 दिन पहले हुआ हो, लास्ट संडे हुआ हो, लास्ट फ्राइडे हुआ हो, या 15 दिन पहले हुआ हो, 1 महीने पहले, 10 साल पहले, 1 साल पहले, कभी भी हुआ हो सकता है. सो समय के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो ऑलरेडी बीत चुका है, अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, देन वी कैन यूज simple past tense. Let us understand it through some examples. Look at the first one. We came to Dehradun 2 years ago.
So look at this one. We came to देहरादून. हम देहरादून 2 साल पहले आए थे. Now look at this. देखो ये बता रहा है उस एक्शन को जो ऑलरेडी 2 साल पहले हो चुका है. हम देहरादून 2 साल पहले आए थे, राइट? तो यहां पर टाइम फ्रेम बताया जा रहा है आपको, 2 years ago. तो वो एक्शन 2 years ago ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. गेटिंग इट? तो मतलब एक बार हो गया कंप्लीट. सो वी केम. अब यहां पर नोटिस करो, जब हम वर्ब को अपना मेन वर्ब चेक कर रहे हैं इन द सेंटेंस, यू फाइंड आपको सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में देखने को मिलता है. इफ यू रिमेंबर, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हुआ करते थे, V1 से लेकर V5, याद है? तो V2 वाज द वर्ब जो पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता था, और पास्ट फॉर्म के लिए हम यहाँ पर एक्चुअली में V2 ही इस्तेमाल कर रहे हैं. सो केम, जिसका बेस फॉर्म कम होता है, उसका ये V2 फॉर्म है ना, कम का ये V2 फॉर्म है, राइट? तो याद रखना, सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस the verb in the second form. Okay, second form of the verb जो रिप्रेजेंट करता है क्या? past form of the verb, right? और उसके बाद आ सकता है आपका object. Clear? Okay, so remember this condition. So we came to Dehradun 2 years ago. Look at the next one. We saw the superstar at the market last Sunday. So see, टाइम फ्रेम में बताया जा रहा है कि लास्ट संडे यानी कि पिछले संडे हमने सुपरस्टार को मार्केट में देखा. यू सी अगेन, तो जो इवेंट ऑलरेडी पिछले हफ्ते कंप्लीट हो चुका है, उसका आपको टाइम भी बताया जा रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट? सो यहां पर आपने यूज किया है सॉ. सी का V2 फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, ओके, विच वाज सॉ. याद है ना? सी, सॉ, सीन, जो कि सीन होता था V3, द पास्ट पार्टिसिपल, राइट? तो वो हम यहां यूज नहीं करेंगे, हम यूज करते हैं V2. तो वी सॉ द सुपरस्टार एट द मार्केट यस्टरडे. सो याद रखना है, जो समय बीत चुका है उसमें अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जहां पर टाइम भी स्पेसिफिकली मेंशन है, देन वी कैन यूज द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस रादर. क्लियर? ओके, लुक एट द अदर वन. सिंपल पास्ट टेंस को हम इवन यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. यानी कि पास्ट में हुआ कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट तो हुआ है, बट कंप्लीट होने में आप कह सकते हो उसको लंबा समय लगा, राइट? मतलब बेसिकली आप कह सकते हो पास्ट में हुआ एक्शन जो लंबे समय तक चला था, उसको भी हम सिंपल पास्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. लेट अस सी हाउ. लुक एट दिस एग्जांपल. शी वर्कड इन द हॉस्पिटल फॉर 12 years. देख रहे हो? शी वर्कड इन द हॉस्पिटल फॉर 12 years. मतलब इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? उसने 12 साल तक हॉस्पिटल में काम किया था. यू सी, तो मतलब उसने एक्शन जो था काम करने का हॉस्पिटल में स्टार्ट किया था 12 साल पहले, और उसको कंप्लीट किया, बट आज वो प्रेजेंटली उस काम को नहीं करती है. तो 12 साल तक उसने वो काम किया, लेकिन आज वो ये काम नहीं कर रही है, राइट? तो इसका मतलब ये एक सिंपल पास्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, क्योंकि एक्शन जो है वो 12 साल तक चला लेकिन पास्ट में चला, इसीलिए आप उसके लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे. तो शी वर्कड इन द हॉस्पिटल फॉर 12 years. यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी वेल डन. तो वर्कड यहां पर अगेन V2 है, राइट? वर्क का पास्ट फॉर्म वर्कड हो जाएगा, V2 फॉर्म. Dickens wrote his novels during the Victorian age. So देखो, यहां पर डिकेंस ने बताया जा रहा है कि डिकेंस ने अपनी जो नॉवेल्स थी वो विक्टोरियन एज में लिखी हैं, राइट? ये लिखी थी, मतलब विक्टोरियन एज एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, जो काफी लंबे समय तक है, और उसमें नॉवेल्स लिखी हैं किसने? डिकेंस ने, राइट? चार्ल्स डिकेंस की बात हो रही है यहाँ पर. तो इसका मतलब चार्ल्स डिकेंस ने लंबे समय तक, जब तक वो विक्टोरियन एज था, उस बीच में, उस लंबे ड्यूरेशन के बीच में अपनी नॉवेल्स लिखी थी, बट अब नहीं लिखते हैं, राइट? तो मतलब एक्शन पास्ट में काफी लंबे समय तक चला, हुआ पास्ट में और लंबे समय तक चला, तो अगेन यहां पर आप एक सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ द वर्ब. तो यहां पर राइट का हमने पास्ट फॉर्म यानी कि V2 फॉर्म लिखा है, दैट इज रोट. याद है ना? राइट, रोट, रिटन, बट हम यहां पर V2 यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म विच इज रोट. क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर भी आप सिंपल पास्ट टेंस लगा सकते हैं. आई होप ये दो कंडीशंस आपको समझ में आ गई जहां पर आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कंडीशन जहां पर हम अगेन सिंपल पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं. नाउ दिस टाइम इट इज टू रिप्रेजेंट अ पास्ट हैबिट. ओके, जो जिनमें अक्सर ही ना आप, जैसे आप ऐसे मान के चलो कि कोई पास्ट में ऐसी हैबिट जो आप अक्सर पास्ट में किया करते थे, राइट? वो फ्रीक्वेंटली आप किया करते थे. ओके, तो पास्ट में होती थी लाइक एन हैबिट, और यानी कि कोई आदत के फॉर्म में जो आप में पास्ट में आप बार बार किया करते थे. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपको जनरली इन सेंटेंसेस में वर्ड्स मिलेंगे लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, जो है आपको मिलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे, माई अंकल ऑलवेज प्लेड क्रिकेट विद अस ड्यूरिंग द
वेकेशंस। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे अंकल हर छुट्टियों में हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे। तो देखो ये वेकेशन जो है अभी प्रेजेंटली नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। जिस बंदे जो ये वाले सेंटेंस बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसके लिए वेकेशंस अभी नहीं है, बट वो बता रहा है, अपनी पास्ट की मेमोरी को रिकलेक्ट कर रहा है, बोल रहा है कि हर वेकेशंस में मेरे अंकल हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे। यानी कि पास्ट की वो एक्टिविटी जो बार बार होती थी, यानी कि हर वेकेशंस में रिपीट होती थी, जिसमें उसके अंकल उसके साथ क्रिकेट खेला करते थे। देन यू सी अगेन वी कैन राइट द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। तो यहां पर प्लेड का इस्तेमाल करेंगे। यू सी प्ले का V2 form, which is played. Similarly, if we see the other example that says, my grandmother always told me stories when I was young. यानी कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो देखो अगेन, तो वो छोटे का जो टाइम पीरियड है वो पास्ट का इवेंट है ना। स्पीकर अब बड़ा हो चुका है, तो उससे पहले वो अपने पुरानी यादों को कलेक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो यानी कि वो जो एक्शन था कहानी सुनाने का, वो पास्ट में एक हैबिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। ओके, और जो बार बार हुआ करती थी पास्ट में, राइट। तो इसको भी हम यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू अ सिंपल पास्ट टेंस। यहां पर हमने टेल का पास्ट फॉर्म यानी कि V2 फॉर्म इस्तेमाल किया है, विच इज टोल्ड, राइट। क्लियर है यहां तक? वेरी वेल डन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन दैट सेज, अगेन हम यूज कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, जहां पर एक कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं जो अभी तक अकर नहीं की है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा करता, राइट। यानी कि जिसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जनरली जो बिगिन कर रहे हैं विद सेंटेंस विद द वर्ड्स लाइक इफ, राइट, जिनको हम इफ क्लॉज कहते हैं। तो आप देखोगे जनरली ऐसे सेंटेंस में आपको दो हिस्सों में दिखाई देखने को मिलता है ये सेंटेंस। पहली कंडीशन होती है इमेजिनेटिव, और वो बताती है कि अगर वैसी कंडीशन होती तो मैं सेकंड हाफ में क्या करता। तो सेकंड हाफ बताता है कि मैं ये करता, राइट। जैसे इस एग्जांपल को देखो, इफ आई न्यू यू वर शॉर्ट ऑफ मनी आई वुड हैव ब्रॉट माय चेकबुक। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास पैसे कम हैं तो मैं अपनी चेकबुक लेकर आता। पर देखो पहली कंडीशन जो है ऑलरेडी एक इफ क्लॉज है जो बता रहा है कि आपको पता होता तो, बट ये रियलिटी नहीं है। द रियलिटी है आपको पता नहीं था इसलिए तो आप चेकबुक लेकर नहीं आए, राइट। तो अगर बोल रहा है यहां पर इफ आई न्यू, तो देखो यहां पर न्यू क्या है, द सिंपल पास्ट टेंस, राइट। यहां पर बेसिकली हम पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, V2 फॉर्म यूज कर रहे हैं ऑफ द वर्ब नो, राइट। इस केस में अगेन हम यहां पर यूज कर सकते हैं द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है कि किन चार कंडीशंस में आप एक सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। देखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में, जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस। टॉकिंग अबाउट द एफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्टली, नाउ लुक एट दिस। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे ना, द सिंपल स्ट्रक्चर इज वेरी इजी। इट सेज सब्जेक्ट followed by the verb in the second form। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, I V यानी कि फर्स्ट पर्सन, you यानी कि सेकंड पर्सन, और he she it they मतलब जो थर्ड पर्सन है, कोई भी लगा दो। उसके आगे बस आपको विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब इन बिटवीन सीधे यूज कर लेना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म वुड बी यूज्ड ओवर हियर। सो V2 का इस्तेमाल होगा विच इज द पास्ट फॉर्म। इजी, मतलब I played, you played, we played, they played, he played, she played, it played। Easy। Next, moving on to the negative sentences. Now, negative sentences वो sentences होते हैं जिनमें आपको negative word का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस केस में हम not का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ओके, so not को अगर मैं बीच में इंसर्ट करूं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट और अपने वर्ब के बीच में, तो कैसा बनेगा? I not played, नहीं ना, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट साउंड कर रहा है, राइट। इसका मतलब मुझे यहाँ पर बीच में एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, और जिस हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द सिंपल पास्ट टेंस, दैट इज डू का पास्ट फॉर्म। डू का पास्ट फॉर्म होता था डिड, राइट। तो यहां पर आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहोगे आई डिड नॉट, और डिड नॉट के आगे क्या लगेगा? कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का? इट हैज टू बी द बेस फॉर्म। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन स्पोकन इंग्लिश। चाहे एक स्टूडेंट हो, एक छोटा बच्चा हो, या फिर इवन मेनी अडल्ट्स ऑल्सो मेक दिस मिस्टेक। द कॉमन मिस्टेक दैट इज रिपोर्टेड इज बच्चे या फिर लोग डिड के बाद भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, विच इज टोटली इनकरेक्ट। रिमेंबर, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को बोलते हुए आई डिड नॉट वेंट, विच इज टोटली इनकरेक्ट, बिकॉज डिड जब भी आ जाता है, सो डिड के आगे आने वाला आपका कोई भी वर्ब
हमेशा अपने बेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसमें पास्ट फॉर्म नहीं लगता है. सो इट शुड बी डिड नॉट प्ले. So this is the key rule that you must remember even as a normal speaker. Did के आगे verb का always remember the first form or the base form would be used. Easy? Clear? Now next time I won't recommend कि कोई भी बच्चा इस वाली गलती को कभी दोहराएगा. Okay? I would expect कि आप सभी ये गलती को हमेशा avoid करोगे. Did के बाद verb का first form यानी कि base form ही इस्तेमाल करना है. Okay. Now look at it. Look at this interrogative sentence now. Now talking about interrogative sentence, the basic common rule that we had followed in the present tense also, क्या कर रहे थे हम? अपने helping verb को आगे प्लेस कर देते थे, subject को बीच में लाते थे और verb को आखिरी में. यही होता है हमेशा. क्लियर? तो यहां पर मेरा helping verb क्या था? Did, right? Did को मैंने आगे लग दिया, right? Did आगे. अब क्या करना है? आप अपने कोई भी सब्जेक्ट को रख दो, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, राइट? ठीक है, हो गया. उसके बाद क्या करना है? अब देखो डिड के आगे डिड अगर इस्तेमाल हो गया है तो आपको वर्ब का अगेन कौन सा फॉर्म यूज करना होगा? द बेस फॉर्म अगेन. तो इस केस में यू विल अगेन यूज प्ले. सो डिड आई प्ले, डिड यू प्ले, डिड शी प्ले, डिड दे प्ले, राइट? ऑल ऑफ दिस कैन बी यूज्ड. इजी, गुड. अब एक और मैं आपको फॉर्म यहां पर इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं विच इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म. लेट मी राइट दिस डाउन फॉर यू. इट इज कॉल्ड the negative interrogative form. ना ये कैसे बनेगा? अगेन इंटरोगेटिव फॉर्म में ही बस आपको क्या करना है? एक नेगेटिव वर्ड ऐड कर देना है. यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव फॉर्म जो था उसमें आपको नेगेटिव फॉर्म ऐड कर देना है, नेगेटिव वर्ड ऐड करो. तो इसको कैसे बनाएंगे? Did I not play, right? But अगर मैं did I not में से did और not को एक साथ कंबाइन कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा? Didn't, right? तो इसको समझो इस तरीके से. आपको क्या करना है? आपको did जो था और जो not था उनको कंबाइन कर देना है और उसको फॉर्म कर देना है कुछ इस तरीके से. That becomes didn't, right? तो इसको आप फाइनली आप कैसे फॉर्म करोगे? Didn't I या फिर we, you, he, she, they, it, they play, राइट? तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहां पर? बस आपको नेगेटिव फॉर्म के लिए क्या करना होगा? didn't, ओके, प्लस आपका सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब इन द बेस फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क. दिस इज गोइंग टू बी द रूल फॉर द नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस. आई होप ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और उसके बाद हम अब इसको प्रैक्टिस करेंगे थ्रू एन एक्सरसाइज नाउ. तो बच्चों, it's practice time and we have on screen an exercise that says rewrite the sentences in the negative, interrogative and negative interrogative forms. ओके, सो बच्चों आपको यहाँ पर जितने सेंटेंसेस दे रखे हैं 1 to 4 ये हम साथ मिलके करेंगे, राइट? दीज आर ऑल दो सेंटेंसेस व्हिच आर इन द सिंपल पास्ट टेंस एंड वी ऑल हैव टू कन्वर्ट देयर फॉर्म्स इनटू नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव. ओके, सो फर्स्ट 4 questions हम साथ मिलके करेंगे and the next set of questions would be a homework for all of you. Clear? So beginning with the first sentence that says Jyoti managed the restaurant on her own. So यहाँ पर you find ज्योति के बाद सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट है ना. अब मुझे इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब बीच में मुझे क्या लगाना है? ज्योति और वर्ब के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है. बट नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ आता है और डिड आ गया तो आपका वर्ब चेंज हो जाएगा अपने बेस फॉर्म में, यानी कि मैनेज्ड बन जाएगा मैनेज, राइट? तो देखो इसको कैसे लिखेंगे. द फाइनल आंसर वुड बी ज्योति डिड नॉट मैनेज द रेस्टोरेंट ऑन हर ओन. ये बन गया द नेगेटिव पार्ट और द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस. सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक द इंटरोगेटिव फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना होगा, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिड ज्योति मैनेज, देखो मैनेज ही इस्तेमाल होगा क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है. तो डिड ज्योति मैनेज द रेस्टोरेंट ऑन हर ओन. क्लियर? एंड फाइनली अगर मुझे बनाना हो इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म तो क्या करेंगे? डिड के आगे
हमें क्या लगाना है, डिड नॉट करना है ना इसको, तो इसको हम डिडंट बना देंगे, राइट। सो डिड बन जाएगा डिडंट। डिडंट ज्योति मैनेज द रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट ऑन हर ओन। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर्स। तो ये पहला वाला हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। देन वी हैव इंटरोगेटिव। रिमेंबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आने चाहिए क्योंकि ये दोनों के दोनों इंटरोगेटिव फॉर्म्स हैं। तो इस वाले में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, ओके। और ये बन गया नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द बस केम लेट इन द मॉर्निंग। सो हम कैसे लिखेंगे इसको, द बस डिड नॉट कम, द बस, देखो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड और नेगेटिव फॉर्म नॉट आ जाएगा। केम का बेस फॉर्म लगेगा कम, लेट इन द मॉर्निंग, ये बन गया नेगेटिव फॉर्म। अब इसका इंटरोगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा आगे। तो हम बोलेंगे डिड द बस कम लेट इन द मॉर्निंग, डिड द बस कम लेट इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। एंड लास्टली हम यहां पर अगर इसका नेगेटिव फॉर्म बना रहे हैं इसी इंटरोगेटिव फॉर्म का, तो डिड बन जाएगा डिडंट, राइट। तो ये बन जाएगा डिडंट द बस कम लेट इन द मॉर्निंग विद अ क्वेश्चन मार्क। ये बन गया इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ गया होगा कि फाइनली करना क्या है, राइट। तो लुक एट द नेक्स्ट वन नाउ। वरुण गिफ्टेड मोना बुक्स ऑन हर बर्थडे। सो इस केस में क्या बनेगा, वरुण डिड नॉट गिफ्ट मोना बुक्स ऑन हर birthday, sorry, okay, easy. Now look at the next one. अब मुझे अगर इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है, नेगेटिव फॉर्म बन चुका है, अब बनाना है इसका इंटरोगेटिव फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिड वरुण, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा ना, डिड वरुण गिफ्ट मोना बुक्स ऑन हर बर्थडे, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया इसका इंटरोगेटिव फॉर्म। एंड इसका अगर मुझे नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो डिड को बदल के डिडंट कर दो, डिडंट वरुण गिफ्ट मोना बुक्स ऑन हर बर्थडे। Clear? Easy? Very well done. Now moving on to the next one. He failed to reach the venue on time. Now look at this. इस केस में मुझे कैसे बनाना है, He failed बन जाएगा did not fail to reach the venue on time. Similarly अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव फॉर्म बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, डिड ही फेल टू रीच द वेन्यू ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क। एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए इसको हम डिडंट में कन्वर्ट कर देंगे, डिडंट ही फेल टू रीच द वेन्यू on time with a question mark. So इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज फिल करी जहां पर हमने अपने सेंटेंसेस को उनके नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया. नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस वुड बी अ होमवर्क फॉर यू. सो आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. तो बच्चों, next we have on screen is another exercise that says
फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो बेसिकली बच्चों आपको यहाँ पर कुछ आंसर्स दे रखे हैं स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, इनके आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं बिगिनिंग विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट द फर्स्ट वन। आई देखो यहाँ पर सारे मैं नहीं करूंगा, आई विल डू अ फ्यू। जैसे मैं फर्स्ट, लेट्स से थर्ड एंड फिफ्थ करूंगा, द रेस्ट वुड बी अ होमवर्क फॉर यू। क्लियर? लुक एट द फर्स्ट वन। आई टुक माई एडमिशन इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो हमें क्वेश्चन को बिगिन करना है व्हेन से। सो आई टुक में देखो, नोटिस करो यहाँ पर टुक क्या है आपका, V2 है, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अब इस सेंटेंस को मुझे इसके इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब मुझे अपना फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, राइट? और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ पर। डिड का इस्तेमाल होता है जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को उसके इंटरोगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हो। तो व्हेन से तो आप बिगिन करोगे अपना सेंटेंस, राइट? तो आप लिखोगे व्हेन डिड। ओके, सो आई टुक माई एडमिशन इन द मंथ ऑफ जुलाई का क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हेन डिड आई टेक, राइट? क्योंकि डिड के आगे वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा विच इज द V1, राइट? टेक इन दिस केस। व्हेन डिड आई टेक माई एडमिशन, दिस बिकम्स द क्वेश्चन, व्हेन डिड आई टेक माई एडमिशन, राइट? आंसर होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट? बट वी हैव टू फॉर्म द क्वेश्चंस, राइट? सो इसलिए हम आंसर का पार्ट यहां नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज आई स्पेंट माई समर वेकेशंस इन शिमला। वेयर से शुरू करो, तो आप क्या लिखोगे? वेयर डिड, देखो क्योंकि यहां स्पेंड क्या है आपका, V2 है ना? सो वेयर डिड आई स्पेंड माई समर vacations. This becomes another question. Now, moving on to the fifth one. Manav won the award for the best answer. So, हम क्या लिखेंगे? Who. Who के साथ यहाँ पर directly without any helping verb इस्तेमाल कर सकते हो। देखो who did win नहीं लिखोगे, simply लिखोगे who won the award for द बेस्ट डांसर। क्लियर? यहां तक समझ में आया? इस तरीके से आप खुद प्रैक्टिस करो, देखो कहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, कहां पर नहीं पड़ेगी, राइट? और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो और चेक कर सकते हो अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करके इन दी इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी कि इनके क्वेश्चंस के फॉर्म में ऑफ दीज statements which are given to you. So the rest would be a homework for you. So I'm moving out of the screen. Try these questions and let me know the answers in the comment section. तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज एन एक्सरसाइज जो कि एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है एंड इट इज जस्ट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस, जिसके बाद अब हम फाइनली बढ़ जाएंगे टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट उससे पहले सिंपल पास्ट टेंस को एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो बेसिकली आपको इस पैराग्राफ को फिल करना है और फिल करने के लिए आपको वर्ड्स दे रखे हैं इन द ब्रैकेट्स जिसके आपको पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म, यानी कि कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए? V2 फॉर्म को इस्तेमाल करना होगा ऑफ द वर्ब, राइट? चलो देखते हैं यहाँ पर आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस रिटर्न का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? V2 रिटर्न्ड, राइट? सो ये हो जाएगा रिटर्न्ड। इजी, जल्दी जल्दी फिर करते हैं इसको। रिटर्न फ्रॉम हिज फेमस वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक द किंग ऑफ स्पेन डैश टू सेलिब्रेट द ग्रेट इवेंट एंड टू ऑनर द मैन हु डैश हिमसेल्फ अ नेशनल हीरो। सो विश का यहाँ क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली विश्ड, राइट? सो द किंग ऑफ स्पेन विश्ड to celebrate the great event and to honor the man who make का past form क्या बन जाता है? make का past form बन जाता है made, right? good. Then he dashed so by holding a banquet in the honor of the explorer. So do का यहाँ पर past form यानी कि V2 बन जाएगा did. he did so, right? उसके बाद to this banquet he dash, invite का past form बन जाता है invited. So to this event he invited many of the nobles of the king's court, some of them. देखो some of them, तो यहां पर हमारा जो them है वो बता रहा है प्लूरल होगा, तो B का कौन सा फॉर्म यूज होना चाहिए? was की were। याद रखो B के दो फॉर्म इस्तेमाल हो सकते हैं इन द सिंपल पास्ट विच इज was and were। was का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वर का इस्तेमाल प्लूरल के लिए, राइट? तो यहां पर
सम ऑफ देम बता रहा है, सम, तो सम बता रहा है कि क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, राइट। इसका मतलब यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे वर का। सो सम ऑफ देम वर जेलस ऑफ द सक्सेस कोलंबस अचीव्ड, राइट। वन ऑफ देम, सिट का क्या बन जाएगा पास्ट फॉर्म, सैट नेक्स्ट टू कोलंबस, एंड से का पास्ट फॉर्म said. Of course, you're a brave man, but it does not take as much intelligence to do what you have done. After all, anyone can take a ship and sail on till he has reached a land. So, this is how the paragraph is, and हमने यहाँ पर सारे blanks को fill कर दिया है using the past form or the simple past tense of the verbs given in the brackets. I hope this exercise was super easy for all of you. तो बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस को पूरी तरह से समझने के बाद अब बारी है टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पास्ट टेंस, दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये टेंस हमें बेसिकली यही बताता है कि हम यहाँ पर पास्ट में किसी चल रहे इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। कोई इवेंट जो पास्ट में चल रहा था पर अब नहीं चल रहा है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, राइट। ओके, और इसका जो यूजेज है या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमने पिछली क्लास में देखा था, विच वाज सब्जेक्ट, जिसके बाद हम यूज करते थे हमारे हेल्पिंग वर्ब बी के डिफरेंट फॉर्म्स का। तो यहां पर क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब बी के इन दो फॉर्म्स का, विच इज वॉज एंड वर का, राइट। तो वॉज का इस्तेमाल कब किया जाता है, वॉज का इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, राइट। और वर का इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्लियर। ओके, एंड फाइनली सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप फाइनली प्लेस करते हो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, राइट, विच इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब। सो V1 प्लस आईएनजी फॉर्म क्या बनाता है, द V4, क्लियर। ओके, लेट अस सी नाउ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप किन किन सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं टू टॉक अबाउट टू एक्शंस जो साथ ही साथ चल रहे थे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी कि टू टॉक अबाउट टू एक्शन दैट वेंट ऑन एट द सेम टाइम, यू नो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब दो एक्शन जो एक टाइम में, पास्ट में एक समय पर चल रहे थे। जैसे आई वॉज प्लेइंग वाइल यू वर स्लीपिंग, तो ये सेंटेंस बता रहा है यहां पर देखो, जब तुम सो रहे थे मैं खेल रहा था। तो देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम, ये दोनों पास्ट की इवेंट्स हैं, राइट, क्योंकि थ में एंड कर रहे हैं, राइट। तो यानी कि दो इवेंट जो पास्ट में हो रहे थे वो एक साथ चल रहे थे। व्हेन यू वर स्लीपिंग आई वॉज प्लेइंग, ओके, सो आई वॉज प्लेइंग वाइल यू वर स्लीपिंग, ओके। सो इसके केस में देखो आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब और यू नो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V4 देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो दोनों केस में आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद V4 का इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। देखो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज का इस्तेमाल होगा। बट यहाँ देखो यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट यू को हम ट्रीट करते हैं प्लूरल, और उसके आगे आप हमेशा वर लगाएंगे, नॉट वॉज। इट विल नेवर बी यू वॉज स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग, क्लियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड यूजेज। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम इवन उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट टाइम में रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली आप कह सकते हो, यू नो, रिपीट करते थे। तो ऐसे एक्शन जो रिपीट हुआ करते थे फ्रीक्वेंटली इन द पास्ट, उनको भी आप लिख सकते हैं थ्रू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वर यंग आवर मदर वाज ऑलवेज वरीइंग अबाउट कीपिंग अस नीट एंड क्लीन। तो जब हम छोटे थे तब हमारी मदर हमें साफ सुथरा रखने के लिए हमेशा परेशान रहा करती थी। तो ऐसा इवेंट देखो जो हमेशा बचपन में हुआ करता था, क्योंकि आप बार बार अगर गंदे हो जाते हो तो उनको आपको क्लीन करने के लिए या फिर आपको नीट एंड क्लीन रखने के लिए आपकी मदर हमेशा परेशान रहा करती थी। पास्ट का वो इवेंट जो हमेशा हुआ करता था, इसको यहां पर आप देखो वॉज वरिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में। सिमिलरली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज ऑलवेज वाचिंग एनिमेटेड फिल्म्स ऑन द टेलीविजन। तो जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं टेलीविजन पर हमेशा एनिमेटेड फिल्म्स देखा करता था। तो देखो एक ऐसा इवेंट जो बार बार फ्रीक्वेंटली अकर करता था पास्ट में, उसको हम अगेन वाज वाचिंग जैसे वर्ड्स यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। ओके, एंड थर्डली हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हम बात करते हैं अबाउट द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन। मतलब कोई भी सिचुएशन या कोई भी एक्शन जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है या फिर धीरे धीरे बदल रहा है, उसको बताने के लिए, कोई सिचुएशन जो धीरे धीरे बदल रही है उसको बताने के लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इट वॉज गेटिंग लेट एंड द फिल्म स्टार हैड नॉट अराइव्ड, द क्राउड वॉज बिकमिंग रेस्टलेस। मतलब देर होती जा रही थी। देखो इट वॉज गेटिंग लेट, तो देखो देर ऐसा तो नहीं है ना, देर हमेशा एक
एक पॉइंट के बाद तो नहीं होती ना, मतलब समय बीतता जा रहा था, तो समय बीतता जा रहा था मतलब धीरे धीरे लेट हो रहा था टाइम, राइट। ऐसा तो नहीं होता है कि बस एक कांटा घूमा और एकदम से लेट हो गया, ऐसा नहीं होगा ना, धीरे धीरे होता है। तो याद रखो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन या फिर सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो धीरे धीरे यानी कि देर होती जा रही थी और फिल्म स्टार अब तक नहीं आया था, जिसकी वजह से पब्लिक या जो क्राउड था वो बेचैन हो रहा था। दैट इज व्हाट इट मीन्स। It was getting dark and the search team was still looking for the lost boat. Now look at this. अंधेरा होता जा रहा था और जो सर्च टीम थी वो अभी भी खोई हुई बोट को ढूंढ रही थी। अगेन यू सी, तो अंधेरा होता जा रहा था। अंधेरा ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ब्लिंक ऑफ एन आई में एक पलक झपकते ही अंधेरा हो जाता है, नहीं, धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर अगेन एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज गेटिंग डार्क का इस्तेमाल करेंगे। यू सी, तो इस तरीके से यू सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इन 3 डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाउ वील सी द फॉर्म्स ऑफ वेरियस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इनको कैसे लिखेंगे। सो आपको एक चीज याद रखनी है, द स्ट्रक्चर वुड बी सिमिलर टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, राइट। तो लुक एट इट, आई, ही, शी, इट, ये सब के सब सब्जेक्ट्स है, राइट। तो ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनके केस में आप हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा, वॉज, और V4 हमेशा इस्तेमाल होने वाला है हर कंडीशन में, राइट। ये आपको याद रखना है, क्लियर। सो आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग। बट अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि वी, यू को आप प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, वी, यू, दे, उसके आगे आप वर्ड लगाएंगे एंड वील से प्लेइंग, क्लियर। फिर उसके बाद अगेन वही सब्जेक्ट्स हैं, अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो सबके आगे नॉट लगा दो। सो I was not playing या we were not playing, बस not का इस्तेमाल करना है after the helping verb, clear। But when we talk about interrogative sentences, उसमें क्या होता है, helping verb comes first, फिर आता है आपका subject and बीच में आता है, लास्ट में आता है आपका main verb ing form में with a question mark। Now look at it, तो ये बन जाएगा, देखो was इधर चला जाएगा, तो was I, he, she, it playing question mark, were we, you, they playing question mark। तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं द इंटरोगेटिव फॉर्म। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को और भी स्ट्रेंथन करते हैं थ्रू एन एक्सरसाइज नाउ, एंड द एक्सरसाइज सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो दिए हुए वर्ड्स जो आपको ब्रैकेट पे दे रखे हैं उनके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपको फिल करना है इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंसेस कंप्लीट। अब यहां पर सारे मैं नहीं करूंगा, आई विल डू द फर्स्ट वन, द फोर्थ एंड लेट्स से the 6th one, right? The remaining will be a homework for you. Beginning with the first one, the teacher dash walk around the class. तो आप क्या लिखोगे, टीचर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो उसके आगे आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब was और walk बन जाएगा walking, right? तो the teacher was walking around the class while the students dash answer the question. Students कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके आगे हेल्पिंग वर्ब verb लगेगा, राइट, और आंसर बन जाएगा answering, okay, good. Now moving on to the next one, which is the 4th one in my case. So 4th one says someone dash sleep on my bed, said Papa Bear. someone is singular, आप was लगाएंगे, helping verb, sleep बन जाएगा sleeping. So someone was sleeping on my bed, said the Papa Bear. The crows dash, the hens dash the ground for food and the bees dash. Now look at it. The crows were, crows क्या है, plural है ना, were लगेगा helping verb, it should be cow होना चाहिए, cow graze करते हैं, not crows, okay। So the cows were grazing, the hens were pecking. The ground for food and the bees were buzzing. क्यों, क्योंकि यहां पर सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, प्लूरल हैं, राइट। bees, hens and cows, not crows in this case, okay। So I hope ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई कैसे करनी है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, and the remaining questions will be a homework. So write down the answers in the comment section and I'm moving out of the screen. तो बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने के बाद अब बारी है टू मूव ऑन टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो
अगर मैं आपको सिंपल भाषा में इसको बताऊं कि इसका क्या यूजेज है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट का भी पास्ट होता है। मतलब अगर दो इवेंट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं पास्ट में, उन दो इवेंट्स में से मुझे बताना हो कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, तो उस पहले इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका जो यूजेज है इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी मच सिमिलर टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। जहां पर स्ट्रक्चर में आपको पता है सब्जेक्ट के बाद आता था हेल्पिंग वर्ब हैव, और वो अपने इस केस में यानी कि पास्ट परफेक्ट के केस में हैड के फॉर्म में इस्तेमाल होगा। तो आप यहाँ पर हैज और हैव का इस्तेमाल नहीं करोगे अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताना है, आप सिंपली हैड का इस्तेमाल करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर? एंड उसके बाद आप वर्ब के थर्ड फॉर्म बोले तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का। क्लियर? पास्ट पार्टिसिपल का आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहां याद रखो, जब भी आप इस कंडीशन को देखेंगे यानी कि हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को जब भी हम साथ में लिखेंगे, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा द फर्स्ट ऑफ द टू एक्शंस। यानी कि अगर दो एक्शंस पास्ट में हो रखे हैं, राइट, उनमें से दो एक्शन में से फर्स्ट एक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप उसके लिए हैड और पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे उस मेन वर्ब का, जो कि उस सेंटेंस का पार्ट होगा। नाउ देखते हैं कितनी डिफरेंट कंडीशंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो ही कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे एक्शन की जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है ना, और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, एंड वाज कंप्लीटेड बिफोर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इटसेल्फ। मतलब एक ऐसे इवेंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं जो पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही खत्म हो गया, उसको मैं पास्ट परफेक्ट से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे एग्जांपल, एट द शो द स्पेक्टेटर्स हैड टेकन देयर सीट्स बिफोर 7 PM। मतलब शो जो था वो ऑलरेडी हो चुका है, राइट, बट हमें बताया जा रहा है कि 7 बजने से पहले ही शो पर स्पेक्टेटर्स ने अपनी सीट ले ली थी। मतलब स्पेक्टेटर्स ने अपनी सीट्स पहले ली, इसीलिए देखो उसके लिए मैं यहाँ पर हैड टेकन यानी कि हैड और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहा हूं, और बाद में 7 बजा। समझ रहे हो? मतलब सीट्स पहले ले ली स्पेक्टेटर्स ने और बाद में 7 बजा। तो दो इवेंट्स हुए, 7 बजा और स्पेक्टेटर्स ने सीट ली। उन दोनों में से क्या पहले हुआ? स्पेक्टेटर्स का सीट लेना। इसीलिए उसको हम यहां पर पहले इस्तेमाल करेंगे और यूज करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू द पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां पर हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक, टुक, टेकन, V3 का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन, जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का व्हेन वी टॉक अबाउट सम कंडीशन दैट कुड नॉट बी मेंट। मतलब कोई ऐसी कंडीशन पास्ट की जो पास्ट में पूरी नहीं हुई, राइट, कोई ऐसी विश भी हो सकती है, कोई रिग्रेट भी हो सकता है, राइट, एग्जाम्पल, या कोई होप हो सकती है। इफ अमित हैड इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ही वुड हैव बॉट अ लग्जरियस विला। तो अगर अमित को प्रॉपर्टी मिली होती तो उसने या तो वो एक लग्जरियस विला खरीदता, बट ऐसा नहीं हुआ ना। बट ये तो कंडीशन ही है, अगर मिली होती तो वो लग्जरियस विला खरीदता, बट ऐसा नहीं हुआ, रियलिटी में ये नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में हम एक पॉसिबल कंडीशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई हैड होप्ड दैट आई वुड गेट गुड ग्रेड्स इन द एग्जाम। सो मैंने होप किया था कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, बट मे बी ऐसा नहीं हुआ होगा, राइट, मेरी उम्मीद ये थी कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, बट मे बी नहीं पॉसिबल हुआ, राइट। तो उसको भी उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुई ऑफ द पास्ट, इसलिए हम यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप द बेसिक यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों, नाउ इट इज टाइम टू लुक एट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन द वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस लाइक एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, आपको पता ही है, मैंने बताया रखा था। सब्जेक्ट के बाद आप हैड लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि द पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे। तो V3 इज कॉमन, राइट, और यहाँ पर हैड भी सब में कॉमन रहने वाला है। तो देखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, डिपेंडिंग अपॉन कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, यू विल यूज दिस फॉर्मेट, राइट। बट नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होगा, हैड के आगे नॉट लगा देना है, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। एंड फाइनली इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है, तो हैड आगे आ जाएगा और आपका इररिस्पेक्टिव कोई भी सब्जेक्ट बीच में रहेगा, और उसके बाद आपका V3 अगेन इस्तेमाल होगा विद अ क्वेश्चन मार्क, राइट। यहां पर भी V3 ही इस्तेमाल हो रहा है, हमेशा V3 का इस्तेमाल होगा इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट अस practice the concept of past perfect tense through an exercise now. So fill in the blanks with the past perfect tense of the verbs given in the brackets. यहाँ देखो, सारे मैं नहीं करूंगा, I'll do
the first, second, and let's say the sixth one, and the remaining shall be done by you. I dash for 2 hours for the car to arrive. तो देखो I और यहाँ पर वेट करना है, वेट हमारा क्या है, वर्ब है, उसका मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। तो पास्ट परफेक्ट तो सिंपल है, हैड लगाओ और थर्ड फॉर्म लगा दो। सो आई हैड वेटेड फॉर 2 hours फॉर द कार, सॉरी फॉर द कार टू अराइव, यानी कि मैंने 2 घंटे इंतजार किया, उसके बाद कार आई, यानी कि वो जो इवेंट पहले हुआ है 2 घंटे इंतजार करने का, उसको मुझे हैड वेटेड के फॉर्म में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। द मैकेनिक डैश द बस बाय द टाइम टो ट्रक अराइव्ड। सो यहां पर रिपेयर को मुझे यूज करना है इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये बन जाएगा हैड रिपेयर्ड। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि मैकेनिक ने बस को सुधार दिया था, उसके बाद जाके टो ट्रक आया, राइट। एंड फाइनली वी हैव द सिक्स्थ वन टू डू, द रिमेनिंग विल बी होमवर्क, ओके। आई डैश द रूम व्हेन द फोन रैंग। सो आई हैड एंटर्ड द रूम, मतलब मैं एंटर कर चुका था रूम में, उसके बाद फोन बजा। क्लियर? सो द रिमेनिंग वुड बी होमवर्क। बच्चों राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि कितनों को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने आखिरी टाइप के डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस की, दैट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा आपको परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस का, मतलब यहाँ पर आप हैड का इस्तेमाल भी करेंगे, राइट। सो हैड आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आपको बीन जैसे वर्ड का इस्तेमाल करना है एंड फाइनली अपने वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करोगे। क्लियर? दिस इज गोइंग टू बी द क्लियर फॉर्मेट जो आप यूज करते हैं, बट इसका इस्तेमाल करते कहाँ हैं? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में शुरुआत हुई थी, जिसकी जो शुरू पास्ट में हुआ था, कुछ समय तक चला भी पास्ट में ही, और उसके बाद वो फाइनली खत्म भी पास्ट में ही हो गया था। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बिफोर कमिंग टू दिस स्कूल आई हैड बीन टीचिंग इन पंचगनी फॉर 11 years। मतलब इस स्कूल में आने से पहले मैं पंचगनी के स्कूल में 11 साल तक पढ़ाया करता था, राइट। तो इस केस में अगर मैं ऐसे समझूं कि जो पंचगनी के स्कूल में या पंचगनी में पढ़ाने का काम शुरू कब हुआ, 11 years पहले, चला कब तक, 11 years तक, और 11 years खत्म होते ही वो खत्म भी हो गया, राइट। उसके बाद में जाके यहां आया पढ़ाने के लिए। तो इन दैट केस ऑल ऑफ दीज सिचुएशन टेल अस कि ये इवेंट शुरू भी पास्ट में हुआ था, चला भी पास्ट में और खत्म भी पास्ट में हो गया है। अब प्रेजेंट सिचुएशन में मैं कहीं और हूं, राइट। इसका मतलब यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, राइट। तो इसका एक बार हम फॉर्मेट देख लें, आई मीन इसका जो फॉर्म है, तो फॉर्म्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वही सेम फॉर्मेट चलेगा जो परफेक्ट टेंस का था, बस आगे आपके इस केस में हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद आप बीन प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो V4 का इस्तेमाल इज द की ओवर हियर, सभी केस में रहेगा। यहां पर इधर भी बीन प्लस V4, इधर भी बीन प्लस V4 ही रहने वाला है विद क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इंटरोगेटिव की बात हो रही है, राइट, इन दिस केस ऑल्सो। बट यहां पर ये नेगेटिव है ना, तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, सॉरी। तो इस केस में नहीं लगेगा, आई थिंक ये थोड़ा सा एरर है। क्लियर? तो देखो आई, वी, यू, ही, शी, इट, डिड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट आपको हैड लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और बीन प्लेइंग, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट आपको हैड के आगे नॉट लगा देना है, बाकी वही फॉर्मेट रहेगा, बीन प्लस V4। एंड इंटरोगेटिव में देखो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाएगा, हैड आगे आ गया, और आपका बीच में आ गया सब्जेक्ट जो कोई भी हो सकता है, एंड देन उसके बाद बीन के बाद प्लेइंग आ जाएगा, यानी कि V4। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म्स के व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थ्रू एन एक्सरसाइज नाउ, राइट। सो देखो याद रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए देयर इज ऑलवेज अ टाइम फ्रेज। जैसे एग्जांपल में देखा था फॉर 11 years, बता रहा है कि ड्यूरेशन कितना था, जो लास्ट एक्टिविटी थी या एक्शन था 11 साल का, राइट। तो उसको हम समझते हैं थ्रू एन एक्सरसाइज नाउ। तो यहां पर भी सारे मैं नहीं करूंगा, आई विल डू ओनली अ फ्यू एंड द रेस्ट वुड बी योर्स होमवर्क। तो फर्स्ट वन मैं करूंगा, मैं फिफ्थ करूंगा एंड लेट्स सी द फोर्थ करूंगा, ओके। फर्स्ट वन सेज द स्कूल डैश participate in this cultural event dash 2000 before it's decided to host the event। so देखो the school आप कैसे लिखोगे इसको, इसका past perfect बनाना है तो क्या लिखेंगे, had been participating, right, in this cultural event। और आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा है जब से ये स्कूल जो है वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था।
तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का। अगर आपको सिंस और फॉर्मेट वाला फॉर वाला डिफरेंस नहीं पता है तो आपको पिछली वीडियो में जाकर देखना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जहां पर मैंने इनका यूजेज बताया था। क्लियर? वहीं पर अगर मैं मूव ऑन करूं टू द फोर्थ क्वेश्चन दैट सेज द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डैश डिग द रोड डैश द मॉर्निंग बिफोर यू रीच्ड होम। सो सी द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स had been digging the road, right? कब से? मॉर्निंग से। तो आप इस्तेमाल करोगे since का, right? फिर उसके बाद देखो the children had been playing, हो जाएगा कि नहीं? in the garden dash sometime when the fire alarm went off. So आप क्या बताओगे? यहां पर सम टाइम बताया जा रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जा रहा है ना, आपको बताया नहीं जा रहा है एग्जैक्ट किस टाइम पे खेलना स्टार्ट किया था बच्चों ने। तो आप इसके लिए क्या करोगे? फॉर का इस्तेमाल करोगे। सो रिमेंबर, फॉर का इस्तेमाल क्या बताता है? ड्यूरेशन, राइट? एंड सिंस का इस्तेमाल क्या बताता है? यहां लिख देता हूं, सिंस हमें बताता है द बिगिनिंग point of the action. Clear? Okay, so the rest would be a homework for all of you बच्चों। यहां पर मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, बाकी के क्वेश्चन would be a homework, ठीक है, जिसके आंसर्स मुझे आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजने हैं। तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है हमारा एंटायर डिस्कशन ऑन द पास्ट टेंस। आई होप पास्ट टेंस के सारे कॉन्सेप्ट आप सभी के हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना पढ़ाई करते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग ICSE इंग्लिश सीरीज फॉर क्लासेस 6, 7, 8 ओनली एट लर्नर हब।